सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 21 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसने पाल्मे डी और पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा जूलिया डुकोर्नू ने। तो कांस फिल्म फेस्टिवल, पहले तो ये याद रखना इसका आयोजन कहाँ पे होता है, फ्रांस में होता है। और ये इसका कौन सा संस्करण था? 74th इसका एडिशन था। और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो मिला है जूलिया डुकोर्नू को। ये कहाँ की है? ये फ्रांस की है। ये फ्रांस की फिल्म निर्देशक हैं जूलिया डुकोर्नू और उन्हें उनकी फिल्म टाइटन के लिए कान महोत्सव में पाम डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। और ये अवार्ड इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये अवार्ड पाने वाली ये दूसरी महिला बन गई अब तक की। पहली महिला कौन थी? वो न्यूजीलैंड की जैन कैंपियन थी जिन्हें 1993 में द पियानो फिल्म के लिए ये पाम डी और पुरस्कार मिला था। अब आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक और नाम पढ़ा था यहाँ से, वो भारतीय थी, भारतीय निदेशक थी पायल कपाड़िया। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑयल डी और या उसे गोल्डन आई पुरस्कार भी कहते हैं, वो जीता था। उनकी डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या था? अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। तो यहाँ से ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। बाकी 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की हम लोग बात करते हैं। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ और ये नाम आपको अब याद हो गए होंगे, जैसे कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था छिछोरे मूवी को। बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो मनोज बाजपेयी थे भोसले मूवी के लिए और धनुष थे असुरन मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी कंगना रनौत मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए। और 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? रजनीकांत को। और 93rd ऑस्कर अवार्ड की बात करेंगे तो बेस्ट फिल्म रही थी नोमैडलैंड। बेस्ट एक्टर रहे थे एंथोनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड नोमैडलैंड मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर थी कौन? क्लोए झाओ नोमैडलैंड मूवी के लिए। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस आईआईटी ने एनबी ड्राइवर नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड गणितीय मॉडल विकसित किया है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। अब यहाँ पे एनबी ड्राइवर का मतलब क्या हो गया? नेबरहुड ड्राइवर। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड एल्गोरिदम है जिसे आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने शोधकर्ताओं ने बनाया है। अच्छा, इसका काम क्या होगा? तो कैंसर के समय या कैंसर के कारण जो आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं ये उनका पता लगाएगा। तो सिंपल से याद रखेंगे एनबी ड्राइवर का संबंध किससे है? कैंसर से है। और कैंसर से तो आपको याद आना चाहिए वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। क्या थीम थी इस बार की भी? आई एम एंड आई वेल। और अगर आपसे पूछा जाए कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। बाकी आईआईटी हैदराबाद भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित कोविड-19 परीक्षण किट डेवलप किया था इन्होंने और उसका नाम क्या था? कोवी होम। बाकी अभी आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों ने एक एप्लीकेशन बनाया था जिसमें किसान जो है वो आलू के पत्ते का फोटो खींच करके ये पता लगा पाएंगे कि आलू की जो उनकी फसल है उसमें रोग है या नहीं है। और अभी आईआईटी रोपड़ ने ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर बनाया था। तो ये भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में स्पार्क्सन ट्रॉफी किसने जीत ली है? तो देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्पार्क्सन ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो वैसे तो ऑप्शन देख करके आप अंदाजा लगा लोगे कि इसका संबंध है चेस से, शतरंज से। तो अभी इस ट्रॉफी को जीत लिया हमारे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने। बड़े दिनों के बाद इन्होंने कोई ट्रॉफी जीती। इनका नाम हमें देखने को मिला किसी अवार्ड के लिए और इन्होंने व्लादिमीर क्रेमनिक को हरा करके ये स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मैंने आपको बताया बड़े दिनों के बाद इनका नाम हमने पढ़ा है किसी अवार्ड के लिए कि कोई अवार्ड इन्होंने जीता है। तो ये ध्यान रखना। बाकी हाउ यिफान की बात करेंगे तो चाइना की चेस प्लेयर है। अभी आपको याद होगा इन्होंने FIDE-Chess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता था। और अभिमन्यु मिश्रा बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं ये। बाकी निहाल सरीन अभी सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीता था। तो यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपको एक तो अभिमन्यु मिश्रा का नाम याद रखना है, दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। अच्छा, वैसे भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश हैं जो कि तमिलनाडु के हैं और ये दुनिया में तीसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। और अभी 68th नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? अर्जुन कल्याण बने थे जो कि तमिलनाडु से ही है।
और पहले ग्रैंड मास्टर तो आपको पता चली गए विश्वनाथ आनंद हैं। पिछले साल इनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम जानते हो क्या? माइंड मास्टर है। इन्होंने ही पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था, 1991-92 की बात है। और अगर आपसे पूछा जाए, मान लो कि हमारे देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, बताओ फिर? एस विजय लक्ष्मी है। उसके अलावा एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ से याद रखना आप कि भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी, तो आंसर होगा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। वैसे जो आपका चेस बोर्ड होता है उसमें कितने स्क्वायर कॉलम होते हैं, कितने खाने होते हैं, तो 64 होते हैं, ये भी आप याद रख लो। बाकी जो हम वर्ल्ड चेस डे होता है वो 20 जुलाई को मनाते ही हैं। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है फिडे, उसका हेडक्वार्टर आप याद रखो लुज़ेन स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए फेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया, तो आंसर होगा फेडरल बैंक ने। तो अभी फेडरल बैंक ने ग्राहकों को किसी भी समय बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों में मदद करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट जिसका नाम है फेडी, उसको लॉन्च किया है। तो ये जो फेडी है इसको एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट या व्हाट्सएप के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले फेडरल बैंक ने फेड सेल्फी नाम से एक सुविधा शुरू की थी, जिसमें क्या होता है कि जो कोई भी लोग है केवल एक सेल्फी लेकर के अपना खाता खोल सकते हैं फेडरल बैंक में। फेडरल बैंक इसकी स्थापना होती है 1931 में, हेडक्वार्टर आपको अलुवा केरल में मिलेगा। अभी फिर से इसके एमडी सीईओ बन गए थे श्याम श्रीनिवासन, और इसका टैगलाइन होता है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। बाकी एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे तो अभी डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू की थी इन्होंने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो हेल्थ सेक्टर को मदद देने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया था। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे, अभी आई चूज माई नंबर नाम से एक सुविधा शुरू की थी, जिसमें यहाँ पे अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो या आपका यहाँ पे सेविंग अकाउंट है तो आप अपना अकाउंट नंबर के लास्ट के 10 डिजिट को अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। उसी तरह से अब बताइए, अभी हाल ही में आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा सुधांशु मित्तल ने। तो आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भाजपा नेता सुधांशु मित्तल की ये पुस्तक है, जिसका अब चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है। बुक का नाम है आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा। अच्छा, इसका अनुवाद किस में किया? चाइना में, मतलब चाइनीज भाषा में किसने अनुवाद किया? तो जैक बो ने। ये बुक है सुधांशु मित्तल की। बाकी बिमल जालान आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, इन्होंने द इंडिया स्टोरी नाम से बुक लिखी है। कौशिक बसु बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। पॉलिसी मेकर्स जर्नल वर्ल्ड नई दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नाम से बुक लिखी। अभी एक अवार्ड भी मिला था इनको, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। अशोक चक्रवर्ती की बात करेंगे, द स्ट्रगल विद इन मेमोयर इमरजेंसी नाम की बुक इन्होंने लिखी थी। और आपको पता है जब भी बुक की बात आती है 2-3 नाम मैं आपको याद करवाता हूँ। शरण कुमार लिम्बाले, 30वां सरस्वती सम्मान मिला था इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे, 30वां व्यास सम्मान मिला था इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा, 30वां बिहारी पुरस्कार मिला था इन्हें इनके उपन्यास तस्लिमा संघर्ष और साहित्य के लिए। चलिए इस बार एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अभी किसको मिला था? उनका उपन्यास, उनका नॉवल मैं आपको बता देता हूँ, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए उनको मिला था। फ्रांस के रहने वाले, अब तो उनका नाम आपको बताना है, बताओ। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा, तो आंसर होगा शिवाजी बनर्जी को। तो भारत के पूर्व और मोहन बागान के शॉट स्टॉपर थे ये शिवाजी बनर्जी, जिन्होंने 1977 में एक मैच के दौरान ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले को गोल करने से मना कर दिया था। और उनको अब मरणोपरांत मोहन बागान रत्न पुरस्कार से या सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और इनके अलावा फिजी के स्ट्राइकर हैं रॉय कृष्णा, उनका नाम भी ध्यान रखना क्योंकि उनको भी 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। और अभिमन्यु ईश्वरन की बात करेंगे तो उनको सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इनका अलग क्वेश्चन न करा करके मैं आपको यहीं पे एक साथ बता रहा हूँ, तो इनको नोट करते हुए जाना अगर नोट करते हो तो। इनके अलावा राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ और ऊंची कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल करने वाली विदिशा कुंडू को सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में नामित किया गया।
अच्छा, फुटबॉल से अभी 2 कप आपको याद रखने हैं। एक तो यूरो कप 2020 अभी जो हुआ था, उसमें विजेता टीम रही थी कौन? इटली। कोपा अमेरिका की बात करेंगे तो उसको जीता था अर्जेंटीना ने। और 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो कतर दोहा में होंगे, वो आप जानते ही हो। अच्छा देखो, फुटबॉल से रिलेटेड कुछ कप एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अजलान शाह कप, इसका संबंध किससे है? आपको पता होना चाहिए, फुटबॉल से है। उसी तरह से रोवर्स कप याद रखो, मर्डेगा कप याद रखो, डूरंड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गई, सुब्रोतो कप हो गया, सर आशुतोष मुखर्जी कप हो गया, रोवर्स कप हो गया। तो ये वो इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो। इन सबका संबंध है फुटबॉल से। बाकी मोहम्मद यूनुस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। शकुंतला थिल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार जीता इन्होंने। रुमाना सिन्हा सहगल, नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2020 इन्होंने जीता था। बढ़ते हैं आगे। तो फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व शतरंज दिवस, वर्ल्ड चेस डे कब मनाया गया? आप जानते हो 20 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, 20 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी, इसीलिए हम इसे 20 जुलाई को मनाते हैं। और चेस को वर्ल्ड वाइड रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लॉजेन स्विट्जरलैंड में, और इसके सीईओ कौन है? जेफरी डी बुर्क। वैसे 20 जुलाई को एक और डे मनाया जाता है, विश्व अन्वेषण दिवस, स्पेस एक्सप्लोरेशन डे, जिसे आप चंद्रमा दिवस भी कह सकते हो। इसी दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले इंसान बने थे। बाकी देखो, जुलाई की कौन कौन से डे हम मना चुके हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया गया, 1 जुलाई को ही नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाया गया, और 1 जुलाई को ही नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे मनाया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया, और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया था। 11 जुलाई जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस होता है, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया, और 17 जुलाई को हमने अभी विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया था। तो जुलाई के ये डेज हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी देखिए, अभी आपको बता दूं, अगर कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो जनवरी से लेकर जून तक जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेज हैं, एक तो उनका ऑडियो मैं आपको रिवीजन दे चुका हूं बना करके। अगर आप इनको रिवाइज करना चाहते हैं तो उनके ऑडियो आप सुन सकते हैं, उनके सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इनकी क्विज भी मैं बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर चुका हूं, तो वहां जाकर के आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब भी आप चाहें, जहां भी आप चाहें। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ, आज शायद मॉर्निंग में आपको ये वीडियो मिलने में थोड़ा सा लेट हो जाए, क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मेरे को रात में भी मेडिसिन लेकर करके सोना पड़ा, तो फिर थोड़ा लेट जगा और उसके बाद ये बनाना स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम का विस्तार किया है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो बाल गरीबी यानी कि चाइल्ड पॉवर्टी को कम करने के लिए अमेरिका में एक प्रोग्राम है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम, और अभी इस कार्यक्रम का विस्तार कर दिया गया है। अच्छा, है क्या वैसे ये? तो आश्रित या दिव्यांग बच्चों के माता पिता को दी जाने वाली टैक्स क्रेडिट है, यानी कि टैक्स में उन्हें छूट दी जाती है। अच्छा, अमेरिका की बात है तो ये रहा मैप में अमेरिका, आप जानते हो। इसके नए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, 46 नंबर के हैं ये। और यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है, वो 49 नंबर की है। उसी तरह से आपको कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे कि नैन्सी पेलोसी का नाम अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर बनी है ये। नीरा टंडन की बात करेंगे तो व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार ये बनी थी। वनीता गुप्ता की बात करेंगे तो अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ये बनी थी, और इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली भारतीय अमेरिकी भी हैं। अमेरिका के भी नए अटॉर्नी जनरल भी बने थे, मैरिक गार्लैंड उनका नाम है। और अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव बनी थी क्रिस्टीन वर्मथ। उसी तरह से अमेरिका की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी जेनेट येलेन। और वहाँ के अभी विदेश मंत्री कौन बने थे, जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है? एंथोनी ब्लिंकेन। और अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री की बात करेंगे तो वो बने लॉयड ऑस्टिन। एक सीमा नंदा का भी नाम याद रखना, भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें अमेरिका के श्रम विभाग की सॉलिसिटर चुना गया था। और अमेरिका के साथ कौन कौन से एक्सरसाइज हम लोग करते हैं? मालाबार नौसैनिक अभ्यास करते हैं, जिसमें अमेरिका होता है, भारत होता है, जापान, और इस बार तो ऑस्ट्रेलिया भी था।
अभी तक तो वैसे हम अमेरिका के साथ 2 ही एक्सरसाइज करा इस साल हमने। एक तो वज्र प्रहार जो कि हिमाचल प्रदेश के बकलो में किया, एक युद्ध अभ्यास जो हमने राजस्थान में किया। वैसे हम टाइगर ट्रियम्फ भी करते हैं और कोप इंडिया नाम का एक्सरसाइज भी करते हैं, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो आंसर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी यूपी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगी और ये इस प्रकार भारत की पहली हरित हाइड्रोजन यूनिट भी होगी। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आता होगा, हम लोगों ने पढ़ा था देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? लद्दाख में। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। और बताओ, देश का पहला एलपीजी सुविधा संयंत्र इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नागपुर महाराष्ट्र में। किसने किया था? नितिन गडकरी ने, जो कि हमारे परिवहन मंत्री हैं। और क्या आप मुझे बता सकते हो 100% कोविड वैक्सीनेशन वाला देश का पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? लद्दाख बना था। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला पहला गांव कौन सा है? जम्मू कश्मीर का वैयान गांव है। और कोरोना से मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो अंडमान निकोबार है। अच्छा, रेबीज फ्री होने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया? तो वो गोवा बना है। बाकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वेद और इसके द्वारा ही बनाया जाएगा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। कहाँ पे? मथुरा रिफाइनरी यूपी में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया? तो आंसर होगा नेपाल। तो रेलगाड़ी चली है कहाँ से कहाँ? जयनगर से कुर्था के बीच में। जयनगर आपको मिलेगा बिहार के मधुबनी में, कुर्था आपको मिलेगा नेपाल में। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 34.5 किलोमीटर है। और रेलगाड़ी से आपको याद होगा अभी मिताली एक्सप्रेस भी चली थी। किस किस के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। और वैसे बांग्लादेश और भारत के बीच में एक मैत्री एक्सप्रेस है जो ऑलरेडी चलती आ रही है 2018 से। अभी नेपाल से हम लोगों ने पढ़ा भी था कि नेपाल और भारत के बीच में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए आपस में समझौता हुआ था जिसकी कैपेसिटी है 679 मेगावाट की। अब बात यहाँ पे नेपाल की है, तो ये रहा मैप में नेपाल। देखो, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और यहीं पे आपको सार्क का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी नेपाली रुपया है। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी और नए प्रधानमंत्री कौन बने? शेर बहादुर देउबा बन गए हैं। तो ये नए प्रधानमंत्री का नाम आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है, बताइए खाड़ी क्षेत्र यानी कि गल्फ रीजन में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑपरेशन संकल्प। तो अभी भारतीय नौसेना ने कहा है कि संकल्प अभियान के तहत भारतीय ध्वज वाले औसतन 16 व्यापारिक जहाजों को प्रतिदिन खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षित आवाजाही मिल रही है। एक्चुअली में ईरान और अमेरिका के बीच में बढ़ते तनाव के बीच में ओमान की खाड़ी में तेल के 2 टैंकरों में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद जून 2019 में संकल्प अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है? भारतीय झंडे वाले व्यापारिक जहाजों की सहायता करना। बाकी ऑपरेशन वनीला आप जानते होंगे। भारतीय नौसेना ने जनवरी 2020 में मेडागास्कर में जो चक्रवात आया था उससे प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन वनीला शुरू किया था। अच्छा, हमारे नेवल चीफ कौन है? करमबीर सिंह है। और वैसे नेवल डे हम मनाते कब है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। हमारे एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आर्मी चीफ हमारे मनोज मुकुंद नरवणे हैं और हमारा आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जनवरी को। और रक्षा मंत्री हमारे हैं राजनाथ सिंह जी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ यूपी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा 10%। उसके अलावा कहा कि अगले वित्त वर्ष में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% रह सकती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है और इसके अध्यक्ष कौन है? मसात्सुको असाकावा है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था किस राज्य में हरेला उत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड से ही याद रखना, एक फूल देई त्यौहार है, ये भी मनाया जाता है। भितोली त्यौहार भी ये भी उत्तराखंड में होता है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, फिर से याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर से शेयर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया,
या किसी भी तरह से आप अपने दोस्तों को टेलीग्राम के थ्रू या जैसे भी आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करना और उस वीडियो की हेल्प ज़रूर करना।